हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है दोबारा से। हमारा जो लास्ट लेक्चर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, जिसमें हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपने जो पीछे एमसीक्यू वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन लगा लिए होंगे। तो इस सेशन में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो केस बेस्ड क्वेश्चन पे रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन पे रहेगा। और आप इस हिसाब देखे, आपका इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखिएगा इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। अब बेसिकली देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। केस बेस्ड भी पूछा जाता है, रीजन असर्शन भी पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट भी पूछा जाता है, शॉर्ट्स भी पूछा जाता है और एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो जितने टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं चैप्टर से होते हैं, हम इस चीज की बात पहले ही कर चुके हैं। फर्स्ट सेकंड चैप्टर से आपका देखो केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होना और वेरी शॉर्ट या शॉर्ट, केस बेस्ड भी नहीं होता, रीजन एसोसिएशन भी नहीं होता, फ्रेम नहीं होता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, नहीं होता। 2025 को छोड़ दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से केस बेस्ड पूछा ही नहीं था। 2023 में जाके हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से आपका केस बेस्ड पूछा था। तो इन चीजों को ध्यान में रख के बात करेंगे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने एक चीज आपको बोली थी कि हमेशा ध्यान में रखिएगा कि केस बेस्ड में अगर कोई इमेज दिया गया है तो हमारा फायदा है कि हम केस बेस्ड को पढ़ें, नहीं तो फायदा नहीं होता। पहले आप जाके वैसे फर्स्ट जो अटेम्प्ट रहेगा एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आपसे सीधे सॉल्व हो रहा है तो आपको केस बेस्ड पढ़ने से या टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा मेनली फोकस्ड ऑन द केस बेस्ड क्वेश्चन एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे क्या बोला है, सबसे पहले हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार हम पहले क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे फिर देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिर देखेंगे कि पढ़ने की जरूरत है नहीं है। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल्ड, ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल चेंज टू। ये बोल रहा है अगर किसी क्या करे, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करे, डबल कर दी जाए, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल चेंज टू। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर्कल। बेटा इतना तो कंफ्यूज मत होना कि ये चैप्टर में सर्कल कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है। बेसिक सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होगा। ठीक है, तो इसका बेसिक सी बात है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होगा। ओके, अब उसने बोला अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं, क्या कर दूं, मैं इसकी स्पीड को बढ़ा दूं। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या बदल जाएगी या जो सर्कल का रेडियस है वो बदल जाएगा। बेसिकली हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी पिछले सेशंस में किए हैं कि जो आर इज इक्वल टू एम बी ओवर क्यू बी की बात हमने की थी। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर उसने क्या बोला है मैं वी को वी नॉट कर दूं, क्या कर दूं, वी को टू वी नॉट कर दूं, टू वी नॉट लिखो, वी नॉट लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। और अदर थिंग अदर देन वी नॉट, ऑल द क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। ये सीधी सी बात है। अगर आप डिवाइड करो, बेसिक सा तरीका है, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, एम वी नॉट बाई क्यू बी इंटू टू भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी वी नॉट लिख दो। बताइए, जो पुराना वाला है उसका डबल हो गया, सीधी सी बात है, टू आर नॉट हो गया। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, पहला सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होता है कि इसमें आपको जरूरत पड़ी क्या, आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने की नहीं पड़ी। ठीक है, अब ऐसे एकदम करना मत, पहले क्वेश्चन ट्राई कर लेना एग्जाम में जाके। अगर क्वेश्चन सीधे से लग जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। ठीक है, अगर टाइम बचाना है तो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जहां पे से नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा वहां पे जाके हम पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है, इफ v इज इक्वल टू टी वी और टू वी नॉट, then the time required for one revolution of the electron t नॉट will change। यदि v is equals to t v नॉट है तो इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर के लिए आवश्यक समय t नॉट बदल जाएगा। क्या कहते हो, पढ़े पैराग्राफ, नहीं पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। if v is equals to टू वी नॉट की बात कर रहा है, वही है कंडीशन जब वेलोसिटी आप डबल कर दो। कर दिया आपने वेलोसिटी डबल, जो आपके मन में आया आपने कर दिया। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि टाइम पीरियड, वन रेवोल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रेवोल्यूशन क्या होता है। अगर मैं किसी सर्कुलर पाथ की बात करता हूं तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम 2 पाई आर लिखते हैं। तो टाइम पीरियड बेसिकली होता क्या है कि इसका एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में जो टाइम लगा, बेसिकली उसको क्या कहते हैं, हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, तो टाइम बराबर क्या होता है, बेसिकली आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, सर्कल को, इतने छोटे बच्चे आप लोग होंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू कितना, 2 पाई आर ओवर, क्या लिखूं, दिमाग में खनकना है, क्या लिखूं डिवाइड में, सिंपल सी स्पीड का फॉर्मूला,
बेसिक सी बात है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और हम टाइम की बात करेंगे जो पूरा का पूरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आपकी वेलोसिटी। चलो ये तो हमें आगे से समझ में। क्वेश्चन ने क्या बोला, मैं वेलोसिटी को डबल कर रहा हूं। अब यहां से आप देखेंगे, वैसे अगर इक्वेशन से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ऐसा दिखाई दे रहा है हमें, है ना। ऐसी चीजें हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ठीक है, तो इस हिसाब से तो अगर वेलोसिटी को मैंने डबल कर दिया तो टी को आधा होना चाहिए टाइम पीरियड को, मतलब वो ज्यादा तेज घूम रहा है। देखो एक बेसिक सा सेंस है ना, अब एक गोल चक्कर हम काट रहे थे, अब हम दुगनी स्पीड से दौड़ रहे हैं तो उसी गोल चक्कर को हम कम स्पीड से आधे समय में पूरा कर लेंगे। पहले 4 मिनट में कर रहे थे, अब 2 मिनट में कर लेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे ये चीजें एप्लीकेबल है? अगर मैं सीधे फॉर्मूला वाइज जाऊं तो हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई वी, और आर की वैल्यू कितनी, एम वी ओवर क्यू वी। चलो ये भी मैंने लिख दिया, v से v उड़ा मेरा, तो देन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई ओवर क्यू वी। चलो ये भी हमारी कहानी सही हो गई, है ना, 2 पाई ओवर क्यू वी। अब यहाँ पे तो बेसिकली हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला आया नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी पे डिपेंड तो नहीं करता, ठीक है। तो टाइम पीरियड सी हमारा सेम रहा, लेकिन क्या इसके पीछे का हमें कंसेप्ट जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि वेलोसिटी हमने डबल कर दी, लेकिन जो टाइम पीरियड है यानी उसको चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लगा। एक सिंपल सी बात करें तो एक गोल ग्राउंड है, उसको आपको अगर आप 20 की स्पीड से दौड़ रहे थे तो कुछ 5 मिनट में आपने पूरा कर लेते, अब आप 40 की स्पीड से दौड़ रहे हैं तो भी आपको 5 मिनट लग रहे हैं। पॉसिबल है ऐसा? यहाँ पे इस केस में हम बात करते हैं बिकॉज आपको पता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो जैसे अब स्पीड डबल करेंगे ना, जैसे आप स्पीड डबल करेंगे तो आपका जो रेडियस का जो फॉर्मूला था हमारे पास, आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी, जैसे ही आप इसको डबल कर रहे थे तो आपने एक चीज देखी कि जो अपना रेडियस था, जो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस था, जिस रेडियस के अलोंग वो वेलोसिटी कर रहा है, वो भी बड़ा हो गया। बात को नोट डाउन करो, वेलोसिटी के डबल होने की वजह से जो रेडियस था सर्कुलर पाथ का, इट विल आल्सो बिकम्स ट्वाइस। तो इसके दुगने होने की वजह से आप पहले गोल चक्कर लगा रहे थे 400 मीटर का, स्पीड दुगना कर दिया, लेकिन अब आपको गोल चक्कर लगाना पड़ रहा है 800 मीटर का, बिकॉज देयर वाज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। मेरी बात को समझ गए? समझ गए, अच्छी बात है। नहीं समझे एक बार खुद से लिखो, खुद से ट्राई करो, इस चीजें समझ में आएगी। तो हमको पता है, जो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो टी नॉट नहीं बढ़ने वाला, टी नॉट रिमेन्स सेम, तो यहाँ पे लिखेंगे नो चेंज। अभी तक हमें वैसे जो पैराग्राफ गिवन है केस बेस्ड का, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। चलो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की बात हम रेगुलरली करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। अब चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल को उठाया मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया, यहाँ पे इज्जत के साथ बोलते हैं प्रोजेक्टेड, नहीं तो फेंका जाना, सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड कितना आपका, ब्ला ब्ला ब्ला। The acceleration of the particle is to be found a is equals to xi plus 2j meter square per second. Find the value of x. अब एक चीज यहाँ पे देखो, जो केस बेस में पूरा पूरा सिनेरियो दिया हुआ है ना, उससे कोई क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे से नई सिचुएशन, वहां पे आपको इमेज में दिख रहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है। केस बेस का जो भी हमें पैराग्राफ दिया गया उससे कोई मतलब ही नहीं है अभी हमारा। चलिए हिंदी में हम बात करेंगे, एक आवेशित कण B इज इक्वल टू इतना चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, कण का त्वरण x का मान। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी हम फॉर्मूले पढ़ते हैं कहीं पे भी मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में हम बात करते हैं, कहीं पे भी हम एक्सक्लेरेशन की बात तो करते ही नहीं है। जैसे हम F इज इक्वल टू के क्यू इंटू वी क्रॉस बी की बात कर लेते हैं, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा की बात कर लेते हैं, हम जितने भी फॉर्मूले बात करते हैं बेटा, हम एक्सक्लेरेशन की पूरे चैप्टर में कहीं बात ही नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सक्लेरेशन निकालेंगे कैसे? यहाँ पे अगर आपको दिक्कत आई तो आप जाके एक बार पूरा का पूरा वो पढ़ सकते हैं, क्या, पैराग्राफ, ठीक। लेकिन पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत क्या है, एक बेसिक सा फंडा बता रहा है। हम जानते हैं कि F बराबर कितना होता है, फोर्स बराबर कितना होता है। फोर्स कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, डिपेंड करता है चार्ज पे, वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। वैसे मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब पता है क्या है, V क्रॉस B का जो फोर्स है वो V के भी और B के भी परपेंडिकुलर है, एक्स वाई जेड। जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरी तरफ उंगली कर रहा है, एक कहाँ और एक के ऊपर है, दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये होता है, ठीक।
अब क्या हमारे प्यारे बच्चों, जब हम क्लास 11 में, क्लास 9 में पहली बार आते हैं तो हम एक चीज रट लेते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्या हम रट लेते हैं इसको? अगर मेरे को यहाँ से एक्सकलरेशन चाहिए तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ, क्यू बाई एम इंटू वी क्रॉस बी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। तो यहां से आप क्या समझे, जो एक्सकलरेशन है पार्टिकल का, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। ये भी आप सीख गए यार, हर चीज तो आप जान ही रहे हो यहाँ से। तो एक्सकलरेशन क्या है, यहां से आप एक नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। नोट पॉइंट डाल के अपने नोट्स में ऐड करना चाहो, नोट्स में ऐड करो, किसी में भी ऐड करो, आपकी मर्जी है। एक्सकलरेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। b बोले तो वेलोसिटी एंड b बोले तो मैग्नेटिक फील्ड। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन फॉर्मूले से तो हमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, यहां से क्वेश्चन में एक ट्रिक लगाएंगे छोटी सी, कि अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर है तो कोई भी दो चीज अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उस उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज जीरो। सिंपल सी बात है। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी हम कैसे निकालेंगे, ए बी कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होने की वजह से। क्योंकि हम किसी भी चीज का, जैसे ए डॉट बी अगर मेरे को लिखना है तो मैं लिखता हूं ए बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ए डॉट बी जीरो। अब क्वेश्चन में देखिए, हमें ए की वैल्यू गिवन है एक्स आई प्लस टू जे। क्या गिवन है हमें, एक्स आई कैप प्लस टू जे कैप इंटू बी की बात करें अगर मेरे प्यारे बच्चों, बी कितना है, टू आई प्लस फोर जे। टू आई कैप प्लस फोर जे कैप। शानदार शानदार। लेकिन इसमें एक बीमारी है, वो 10 टू द पावर 2 वाला, लिख लो उसको भी, 10 टू द पावर 2। ये दोनों का जो डार्ट प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा जीरो के बराबर आएगा। हमेशा क्यों, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो जीरो के बराबर आ रहा है। मेरे को एक चीज बताओ, जब ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारा बेटा जीरो के बराबर आ रहा है तो क्या करें अब, डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, पहले तो एक्स आई डॉट टू आई में करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2x। आई और आई डॉट आई बोले तो, आई डॉट आई बोले तो क्या हो जाएगा, आई आई कॉस थीटा। आई आई के क्या होता है, अब आई आई कैप बोले तो आई कैप के साथ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे होगा, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, आई की वैल्यू आई रह जाएगी। यानी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, आपको पता है आई डॉट जे कैप क्या होता है, 90 डिग्री कॉस 90 मतलब जीरो, बात खत्म। ये कितना हो जाएगा, एक्स आई और फोर जी का कोई कहानी बनेगी नहीं, यारी दोस्ती खत्म है। टू जे, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर लिख लेता हूं बाद में दिक्कत ना हो, टू जे इंटू आई, कहानी खत्म। टू इंटू फोर कितना हो जाएगा, 8। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां तक कोई भी डाउट किसी को होना तो नहीं चाहिए, बट एक चीज है, ये 8 के साथ क्या है, तुम्हारा 10 टू दी पावर जो है हमारे पास, ये कहानी बच जाती है। बताओ, 10 टू दी पावर 2 वाली जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, वो तो बचेगी बचेगी। ये कहाँ गया फिर 10 टू दी पावर 2, है ना, 10 टू दी पावर 2 वाली कहानी मेरे प्यारे बच्चों आपकी बच जाएगी, ठीक है। अब इस 10 टू दी पावर 2 का देखो, यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, मैं ऐसा आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि 10 टू दी पावर 2 को लेके चलोगे, नहीं चलोगे। ध्यान देना इस बात का कि अब 10 टू दी पावर मल्टीप्लाई में डायरेक्ट यहाँ डिवाइड में रख दोगे, पहले इसकी कहानी खत्म कर दी है आपने, ठीक है। तो x बराबर आपके पास आ गया कितना, -4। चलो, x की वैल्यू, यही हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला था इसने, x की वैल्यू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू 4। 4 कौन सा वाला, माइनस वाला, ठीक। चलो काम खत्म करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट भी दे रखी है इसने, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, किसी को नोट डाउन करना है तो 1 सेकंड का टाइम लीजिए, पॉज करिए, नोट डाउन करिए। चलो कहानी को घुमाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं, इस केस बेस्ड के चौथे पार्ट की बात कर लेते हैं। इफ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू बी, वी जब हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। चलो ठीक। अब क्या है, इसने बोला इस नॉट परपेंडिकुलर टू पी, देन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इस ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, बेचारे की जिंदगी के आगे के रास्ते कैसे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू
वी बी साइन थीटा लिख लेता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये हो जाएगी कि साइन थीटा की कुछ वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 40, 45, 32, 33, 34, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब ये चीज कल के क्वेश्चन में 2 बार आई है, ये हमारे पूरे चैप्टर में 2 बार आई है। मैंने दोनों बार आपको बताया है कि जब भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था, हेलिकल पाथ होने के लिए हमारा, हाँ हेलिकल पाथ होने के लिए जो कंडीशन है क्या है, हमने सीधे सीधे बोला था कि आर्बिट्रेरी एंगल होना चाहिए, कोई सा भी एंगल होना चाहिए 90 को छोड़ के। तो आपको पता है अगर 90 को छोड़ के कोई भी एंगल हुआ तो बेसिकली हमारा डायरेक्ट हेलिकल पाथ आने वाला है। ये चीज आपको पता है, मैंने कल 2 बार बोली थी, अगर किसी ने सुना है तो आपको पता होगा। ठीक है, ओके। अब यहां से अगर मैं कंसिडर करूं तो हेलिकल पाथ कैसे निकलेगा सर? सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होंगे, यहां से हमें फॉर्मूले से ही दिख रहा है ना, जो फोर्स लगता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही एप्लीकेबल होगा। तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, बीच में एक थीटा के साथ आ रहा है, वो दोनों के साथ वेरी करेगा। ठीक है, तो वो हेलिकल पाथ बनाएगा, सिंपल सी बात है, इसको नोट डाउन कर लो, याद कर लो, हेलिकल पाथ पूछता ही पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये आता है और में, जो आपका क्वेश्चन पेपर फॉर्म होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का, है ना, 4 × 1 इज इक्वल टू टोटल 4 नंबर। एक आता है इसमें और में, जो लास्ट फोर्थ पार्ट होता है, 4 पार्ट आता है इसका, और में भी आता है। तो दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। कितने बच्चे क्या करते हैं, 5 के 5 अटेम्प्ट करने, नहीं करना है, साफ साफ लिखा होता है और चौथे का एक पार्ट कर लो। ठीक है, होते हैं कुछ बच्चे, कुछ महाज्ञानी बच्चे होते हैं, कुछ मैं भी था ऐसा ही, ऐसी बात नहीं थी, मैं भी पढ़ता नहीं था, सीधे सॉल्व करते हुए जाता था। If the electron has a charge E is moving parallel to uniform magnetic field with velocity v। अब मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ पे आपको एक चीज दे रखी है पैरेलल टू, इन चीजों को बड़ा ध्यान रखना है, इसमें डायरेक्शन, पैरेलल, परपेंडिकुलर बहुत इस्तेमाल होता है। इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई इज मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो बी के साथ इसका जो एंगल थीटा है कितना है बेचारा, 0 डिग्री पे है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रहा है। पूछ रहा है मैं, आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी उधर ही आ रहा हूँ। विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, इसको मेरे को कराने की जरूरत है क्या? 10 बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू बराबर कितना है इस बार, E है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, डिनोट हम E से करते हैं, वेलोसिटी v से करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B, और साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 डिग्री। अब बताओ फोर्स कुछ लगेगा क्या? जब साइन 90 ही हो गया तो ये हमेशा 0 दे देगा, पूरा E हो चाहे B हो चाहे इलॉन मस्क हो, फोर्स ने 0 ही हो जाना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन भी है, एक ही क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन को ना बेटा एनालाइज करने की भी कोशिश करो, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या करेगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 4 में से एक पार्ट हार देगा, इस चीज को भी ध्यान में रखो। वो पूरे नंबर लाने नहीं देगा आपको, क्या करेगा, पूरे के पूरे नंबर लाने आपको नहीं देगा। तो बेसिकली आपको जैसी हार देखे ना, थोड़ा रुक जाओ, और जो बचे जो हो रहे हैं वो कर लो, फिर जब टाइम बचे फिर उसको अटेम्प्ट करो। ये सिंपल सा ट्रिक है, एग्जाम में अप्लाई आपको करना है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहां तक मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। अब एक लास्ट में फिर एक क्वेश्चन, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, क्या हमें उस पूरे के पूरे पैराग्राफ, पूरी कहानी को पढ़ने की जरूरत पड़ी? मेजोरिटी ऑफ द डेट मैंने जितने भी फिजिक्स के पेपर देखे हैं, कभी भी जरूरत तो नहीं पड़ी है, मुझे तो नहीं पड़ी है। एक इस साल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आया था, उसमें एक फिगर दिया हुआ था, फिगर हमें साफ दिख रहा था, और फिगर में कनेक्शन भी दिख रहा था। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तब भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको कनेक्शन उसका समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पढ़ लेने की जरूरत थी। मैं टाइम बटाने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये नहीं कि सर ने बोला नहीं पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन लगा के देख लो भाई, लग रहा है तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे को अभी तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन लगा। खतरनाक क्वेश्चन क्यों लगा? एप्लीकेबल क्वेश्चन लगा, कि जो डेली लाइफ में आप करते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक, और इसका जो कंसेप्ट है ना, आपका फर्स्ट चैप्टर लो, सेकंड चैप्टर लो, थर्ड चैप्टर लो, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड की बात कर रहा हूँ, थर्ड की बात कर रहा हूँ, फोर्थ की बात कर रहा हूँ, जो भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, कि ऐसा क्वेश्चन हमें लगता है कि जो हमसे नहीं बन पाएगा इसी कंसेप्ट पे बनता है, मेरी बात को नोट डाउन करो, जो आपको क्वेश्चन लगता है कि नहीं बन पाएगा वो इसी कंसेप्ट से बनता है। आप बोलोगे सर कैसे? क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हुआ। ठीक है,
तो बोला इसने। अब बोलोगे सर इन क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ना, अरे नहीं भाई ये तो क्वेश्चन है। चलिए, अ बॉय इज होल्डिंग अ स्मूथ हॉलो एंड नॉन कंडक्टिंग पाइप। एक भाई बच्चा है, हाथ में पाइप पकड़ लेता हूँ, एक पाइप पकड़ा हुआ है उसने, वर्टिकली विथ अ चार्ज स्पेरिकल बॉल ऑफ मास 10 ग्राम कैरिंग चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकुलाम इनसाइड इट। इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा है, ये 10 ग्राम की बॉल है, उसमें 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, इसके अंदर है वो, ठीक है। विच इज फ्री टू मूव, अब वो क्या है, फ्री टू मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द पाइप। अब वो क्या है, वो आराम से, अब हॉलो है तो जाएगा ही जाएगा। तो जाएगा कहाँ, ऊपर को नीचे को, बेसिकली बेटा नीचे को ही आएगा। द बॉय मूविंग द पाइप फ्रॉम ईस्ट, आपके ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2 टेस्ला है। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 टेस्ला। What is the minimum velocity should the boy move the pipe such that the ball does not move along the axis? क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक पाइप था, हॉलो पाइप था बेचारा, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे इधर उधर घुमाऊंगा, मतलब इसके अंदर चार्ज है, बेसिकली चार्ज है, चार्ज है, क्यों, अब मेरे को इसको v वेलोसिटी से इधर उधर घुमाना है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में इसको, मान के चलो अभी के लिए अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड में पाइप घुमाने का मतलब मैं चार्ज को कुछ वेलोसिटी दे रहा हूं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को कुछ वेलोसिटी दी जाती है तो उस पर एक फोर्स लगता है। बेसिकली हमारा फॉर्मूला है टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इसी की बात करता है। अब वो फोर्स हमें पता है कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है उसकी, तो अगर वो नीचे को गिरना चाहता है तो मैं उसकी क्या डायरेक्शन ऐसी बना सकता हूं कि ऊपर को हो जाए और नीचे गिरे ही ना। बात तो ये भी है ना कुछ फोर्स लगता है, मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है मुझे वेलोसिटी की वजह से लग रहा है, मुझे कुछ ऐसी वेलोसिटी देनी है कि वो गिरे ही ना नीचे, वो क्या करे, वो जो फोर्स नीचे को लग रहा है उसकी जगह ऊपर की ओर लग जाए। चलिए, अब देखते हैं हम कामयाब होते हैं अपने नहीं होते हैं, है ना, अपनी इस कहानी में हम कामयाब होते हैं या क्या होते हैं। तो जिन भी बच्चों को हिंदी बहुत प्यारी लगती है, एक लड़का एक चिकनी खोखले और अचालक पाइप को ऊर्ध्वाधर रूप से पकड़ा हुआ है, शानदार, आराम से पढ़िए, क्वेश्चन मैंने पूरा समझाई है, एक बार पॉज करके हिंदी में जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ लीजिए करिए। आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन है हमारे पास। चलो पहले मैं सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, सोल्यूशन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम केवल और केवल एक हिंट की बात कर लेते हैं ना। बेसिकली मैंने क्या बोला, हमें कुछ ऐसा फोर्स देना है, तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स लगेगा नीचे को, उस बॉल पे नीचे को तो गिरेगा, कितना लगेगा mg। हमें मैग्नेटिक फोर्स क्या लगाना है, ऊपर की ओर fm, और क्या होना चाहिए, जो fm है वो बराबर होना चाहिए mg के। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में भी सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, किसी भी चार्ज को अगर मेरे को ऊपर रोकना है तो मेरे को उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो नीचे ना गिरे। वो वैक्यूम में रखा गया है, किसी में भी रखा है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड। अब वहां पे भी हमें पता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ई है, अगर वो ऐसे हवा में है तो उस पर एक फोर्स लगेगा m, इसका मास कितना होता है 9.31 या 9.3 इंटू माइनस 31, ग्रेविटेशनल फोर्स g, इतना लगेगा। हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स, हमें कुछ सेम इतना ही लगाना पड़ेगा जिससे चार्ज पार्टिकल नीचे ना गिरे। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एफ ई बराबर एम जी की बात करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है तो क्यू ई बराबर एम जी की बात कर लेंगे। यही कहानी हमारी बार बार रिपीटेड होती है, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार बन जाता है बस। तो कहीं से भी आए यही कंसेप्ट है, एफ एम बराबर एम जी के आपके होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें आपका यही होना चाहिए, ठीक। एफ एम बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अब एफ एम की बराबर तो आपका, आप बोलोगे सर एफ एम की लिख दिया, यहाँ पे अब जरूरत थी, 2 फोर्स थे तो हमने लिख लिया, वी बी साइन थीटा, बी क्रॉस बी। अब क्या इससे मेरी कहानी का काम, मेरे जो इस कहानी का है, इस कहानी का रंगत बन जाएगी। क्या मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है। क्या मेरे पास चार्ज की बात हो रही है, चार्ज है 10 माइक्रोकुलम, बिल्कुल है। क्या मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होना चाहिए, एमजी के बराबर होना चाहिए, इसकी पूरी कहानी है बिल्कुल। तो सब कुछ है मेरे पास, तो रोना किस बात का, हमें निकालना कहाँ है, हमें वेलोसिटी निकाल लो पहले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो दिया है, डायरेक्शन हम बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे भी आपको दिख रहा है जो नीचे को फोर्स लग रहा है, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। वेलोसिटी जब नॉर्थ साउथ में जा रहा है तो पहले फोर्स की डायरेक्शन निकालो, फोर्स हमारा ऊपर को, फोर्स जैसे ही ऊपर को तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा।
आप बोलोगे सर क्या बोल दिया, क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा सब आएगा समझ। तो यहाँ तक मेरे बच्चों कहानी समझ में आ रही है। जो भी वैल्यूज रखनी है हमने क्वेश्चन में गिवन है। बी हमें 2 टेस्ला दे रखा है, क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 10 माइक्रो कुलाम, मास ऑफ द बॉल आपको दे रखा है 10 ग्राम दिया हुआ था, तो 10 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻³ तो 10⁻²। ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं पीछा नहीं छोड़ता है। मैग्नेटिक फोर्स क्यूबी साइन थीटा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। v की वैल्यू आपने निकाली यहाँ से, v बराबर mg/क्यूबी साइन थीटा, ठीक है। mg/क्यूबी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे एक ए भी टर्न है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ने बोला न्यूनतम वेग आपको कितना मिनिमम वेलोसिटी से। तो मिनिमम का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी हमें फ्रैक्शन को मिनिमम बनाना है तो नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर में होती है वो वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन मिनिमम आएगा। तो साइन थीटा में फ्रैक्शन को हमने मैक्सिमम बनाने के लिए साइन थीटा की अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, तो साइन थीटा की जगह 1 रख दोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी mg/क्यूबी। ठीक, सारा का सारा उठा पटका किया आपने तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आपको कम से कम 49 मीटर पर सेकंड 4.9 मीटर पर सेकंड के हिसाब स्क्वायर के हिसाब से आपको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एज अ फोर्स। अब क्या है एज अ, अब डायरेक्शन की बात करें, एज अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नॉर्थ टू साउथ, यही तो मैं आपसे बोल रहा था। क्या बताओ, फोर्स हमें ऊपर को लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी हमारी इधर को है ना, फोर्स हमें ऊपर को लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी हमारे पास इधर को है, या तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा सकता है या इधर को आ सकता है, दोनों में से एक ही डायरेक्शन तो पता है, हमें पता है इधर को आएगा, नॉर्थ टू साउथ आएगा। चाहे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से निकालो, पाम से निकालो, ये चीजें मैं करा चुका हूँ। यू आर कैपेबल ऑफ टू डू दिस थिंग्स राइट नाउ, सो प्लीज चलिए। जब तक खुद से थोड़ा बहुत ट्राई नहीं करोगे तब तक मजा भी नहीं आएगा, जब तक फंसोगे भी नहीं ना कि यार सही में यार ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है, सही में डायरेक्शन एक बार नहीं निकलेगी ना आपसे क्वेश्चन में, तभी आप एक्चुअल सेंस में समझ पाओगे कि ये रूल कहता क्या है। अगर मैं बता दूंगा तो समझ में आएगा, अरे सर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक दो बार में बता चुका हूँ। प्लीज ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 34, अगर आपको ट्राई लिखना है तो 1 सेकेंड टाइम दिया, इसको पॉज करके लिखो, फिर जैसे ही आप पॉज खोलोगे फिर मैं इधर आ जाऊंगा, तो इसको ओपन करके लिखो, फिर जैसे ही आप पॉज फिर ओपन करोगे तो मैं क्वेश्चन नंबर 34 पे आऊंगा, है ना, यही हुआ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कहता है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 और 25 में पूछा गया था, नहीं 2024-25 का मतलब वो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 में दिया गया था जो एप्लीकेबल था हमारे पास इस साल 2025 के पेपर के लिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्स क्या होता है, two long straight parallel current carrying conductor are kept r distance apart in the air, the direction of the current in the both the conductor is same, find the magnitude of the force per unit length and the direction of force between them, hence define 1 ampere। अब इस पूरी कहानी का जो जितनी भी बड़ी कहानी लिखी है ना, इसका सिंपल सा बताऊं तो 2 वायर वाला डेरिवेशन है वो करना है ना। बस फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका सोर्स क्या होता है, अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा जाए तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका सोर्स क्या है, क्या वो बाहुबली है, बता सकते हो सोर्स क्या है। अगर यहाँ पे भी बेटा तुम्हारा दिमाग घूम रहा है तो बहुत जरूरी है कि तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा, इतना सा तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में कि सोर्स क्या है तो फिर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हिंदी में जिसको पढ़ना है 1 सेकंड पॉज करिए और पढ़िए। ठीक है, तो सोर्स क्या है, सीधी सी बात है, इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड प्रोड्यूस एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड इन विच इट इज प्लेस्ड। सीधा सा आंसर है द सोर्स। लिखना कैसे है ये मैं बता सकता हूं, कंसेप्ट में बता चुका हूं। द सोर्स ऑफ फोर्स इन द इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड इन विच इट इज प्लेस्ड। मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और तुमने एक्सटर्नल फील्ड में भी रखा है, इन दोनों की अगर दोस्ती होगी तो भी, अगर इनकी दुश्मनी होगी तो भी हमारे क्या होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, ये हमें पता है शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को लेके आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आंसर इसकी बात करते हैं। तो हमको कहानी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, हम मानेंगे जो जो चीज हम करेंगे, अपने वायर रेखा, अपने कुछ भी माना, हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो वायर की बात की तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम दो वायर मानेंगे और कंसिडरेशन करेंगे, एक वायर को पी मानेंगे, एक को आर मानेंगे, या दोनों की लंबाई हमने एक को पी क्यू दी, इसको पी आर दी, जो आपका मन है वो लिखो, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए जो मैं बताऊंगा। ठीक है, एक पे मैग्नेटिक फील्ड P1 है, एक पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है। आप उनके बीच में बोलोगे कितनी दूरी पे रखा है, आप बोलोगे R पे रखा है, आप बोलना चाहो X पे रखा है, जो आपकी मर्जी है। पूरी कहानी आप चेप के आओगे राम कथा। सपोज अ वायर PQ and RS आर इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड दे हैव अ करंट I1 और I2, दोनों के विचारों पे करंट फ्लो कर रहा है। उनके पे करंट, एक पे करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, एक पे करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, दूसरे पे क्या बनाएगा, मैग्नेटिक, दूसरे पे क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और इस पे फ्लो करेगा तो वो इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब फोर्स क्या होता है हमारे पास, आईबीएल साइन थीटा। जब करंट के केस में बात करते हैं आईबीएल साइन थीटा, तो बेसिकली पहले वाले पे जो फोर्स लगेगा आईबीएल साइन थीटा, वो दूसरे वाले के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा, जो कंसेप्ट है। तो एक दूसरे का इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, है ना। तो चलिए, ampere respectively and the distance between them is r meter, magnetic field at any point r is due to the current of pq। आर एस के किसी भी बिंदु पर, आर एस के किसी भी बिंदु पर किस पे, पी क्यू की धारा की वजह से क्या फोर्स लगेगा। तो पी क्यू पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा B1। याद रखना, ये पी क्यू की वजह से हुआ है, ये पी क्यू रिस्पॉन्सिबल है। अगर आज यहाँ खड़ा नहीं होता तो आज आर एस प्रताड़ित नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो B1 बराबर हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कल बता चुका हूं इस चीज को, म्यू नॉट, कल, अरे सॉरी, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू I1/R। ठीक, अब फोर्स क्या होता है, आईबीएल साइन थीटा, तो फोर्स भी लगा लो बेचारे। आर एस प्रताड़ित अगर हो गई, क्यों होगा, क्योंकि फोर्स लगेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ एल मीटर ऑफ आर एस, बेचारे पे फोर्स लगेगा आईबीएल साइन थीटा। करंट किसकी वजह से, I2 इंटू B1 इंटू एल इंटू साइन थीटा। अगर इस पे करंट ना होता ना बच्चों, तो इस पे कोई फोर्स भी नहीं लग रहा होता, है ना। मेरे को, अगर खाली तार रखोगे तो उस पे खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, खुद का भी नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही यारी दोस्ती करता है। ए सिंपल सी बात है, उनमें सिंपल सही चलता है, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, हाँ, पैदा हो जाता है करंट से। तो I2 में करंट फ्लो कर रहा है, B1 जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पहले वाले वायर के कारण है, अगर मान के चलो इसकी लंबाई L है, और साइन थीटा IBL, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर को जा रहा होगा, वायर आपका ऐसा रखा होगा, देख रहे हो, वायर ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, साइन की वैल्यू हो जाएगी ये 90। होते ही हमारी ये कहानी खत्म। यहां से हम इस B1 जो पैदा हुआ था, बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू I1/R की वजह से, उसको उठा के से शू उठाओगे, पट से पटकोगे यहाँ पटाखे की तरह, ये आ गया देखो, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। सिंपल सी बात है। अब हमें I1 दिखा, हमें I2 दिखा, हमने कहा दोनों भाई भाई समान प्रजाति, दोनों को साथ में रख दिया। एल हमारे पास है, आर हमारे पास है, तो हम इसको बोलेंगे एफ आर एस इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 डिवाइड इंटू एल डिवाइडेड बाई आर, एफ आर एस। क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि ये जो कहानी बनी, सेम दूसरे बार पे भी सेम कहानी बनेगी, कुछ अलग कहानी तो बनेगी नहीं, बनेगी क्या, क्यों, जब उस पे बस करंट, अब देखो करंट दोनों आ गए, I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, इसके अलावा कोई करंट ही नहीं है। अगर मैं PQ पे निकालूंगा तो उस पे भी I1 I2 दोनों आ जाने वाले हैं। इस बात को समझो, दिमाग को चमकाओ ऐसे, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं। इस पे जब हमने फोर्स निकाला तो दोनों की करंट की वजह से हुआ ना, I1 की I2। अब जब मैं इसको फोर्स निकालूंगा तो क्या कहीं तीसरा करंट I3 आएगा, या इन दोनों में से एक करंट कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई, सेम इस पे भी करंट फ्लो कर रहा है, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो इसके आसपास से होके गुजर रहा है। ठीक है, तो इस पे भी फोर्स आएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैंने नहीं बताई मेरे हिसाब से, क्रॉस और डॉट जो मुझे दिखा अभी, सिंपल सी बात है, अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, इस पे मैं उंगली अंदर की ओर मारूंगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, इसमें अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है तो मैं इधर डायरेक्शन में निकालूंगा तो ये बाहर। सिंपल सी, ये मेरे बच्चे जानते होंगे जिनने भी पढ़ लिया।
तो सिमिलरली एफ पी क्यू की बात मैंने की, सेम आ जाएगा म्यू नॉट इंटू I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पी आर, बट द डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो मैटर करती है दोनों फोर्स। जब अगर फोर्स निकालने जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस वायर पे देखो, आर एस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर, फोर्स कब से बता रहा हूँ, कब से 1950 में भी बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है, ये इधर की ओर, और इस पे करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो है वो बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, तो फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा बनेगा ना, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऐसा बनेगा। तो ये जो वायर है, आप बोलोगे सर इसको मेरे को बाहर को बनाने का था, है ना, अरे नहीं, इसकी वजह से जो फोर्स लगी इस पे लगेगा, इसकी वजह से इस पे लगेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम अंदर की ओर। जैसे इस चीज को पता है, छोटी छोटी चीज याद कर लो, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो फोर्स रिपल्सिव होगा। अपोजिट मतलब रिपल्सिव, सेम मतलब अट्रैक्शन, खत्म बात। तो और अगर करंट भी I1 I2 ना होके एक एक एम्पियर हो गया या सेम क्वांटिटी हो गया 5 एम्पियर 5 एम्पियर, तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, तो और दोनों की लेंथ बराबर है, तो फोर्स से लेंथ को डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। बहुत अच्छा सा रिलेशन है, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, दोनों में करंट सेम है ना, 2 पाई आर, भैया डिस्टेंस सेम ही होगी ना, एक जिससे उतना दूरी पे दूसरा उससे उतना ही दूरी पे, तो ये आ गया हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसी की मदद से हमें एम्पियर की कहानी लिखते हैं, कैसे लिखोगे एम्पियर, 1 एम्पियर। तो अगर मैं करंट को 1 एम्पियर करता हूँ, लेट अस से 1 एम्पियर मैं करंट लेना चाहता हूँ, तो मुझे क्या 1 एम्पियर मेरे को अगर बनाने का है, तो मेरे को जो अदर क्वांटिटीज हैं सबकी वैल्यू 1 बनानी है ना, सबकी वैल्यू मुझे 1 बनानी है। तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई की वैल्यू, और इस सब की वैल्यू मुझे 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 1 एम्पियर इज that current which when flows in each of the two infinite long straight parallel conductor placed 1 meter apart, let us say हमने R की वैल्यू ली है 1 मीटर, causes them to experience a force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि 1 बनाओ, तो फोर्स अगर मेरे पास इतना आएगा तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू 2 पाई की वैल्यू से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो करंट बना जाएगा, समझ रहे हो, समझ लो। बोलोगे नहीं सर यहाँ पे थोड़ा सा बस 1 बना देना कैसे भी करके, तो एफ की वैल्यू कितनी रखना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई की वैल्यू आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, तो एफ को आपको ऐसा बनाना है कि एल को तो चलो 1 मीटर आपने ले लिया, ठीक, चलिए, तो उसको 1 एम्पियर कहते हैं, कहानी खत्म होगी। लास्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने जितनी चीजें हो सकी मुझसे मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा बेस बचा के टाइम वेस्ट करके आपका फायदा भी नहीं है, फटाफट पॉज करके पढ़ो, ठीक है। मैंने उस हिसाब से बता दिया कि अगर आप बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैंने बिल्कुल जीरो से बता दिया उस चीज को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35वां पे चलते हैं, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन बोला अ करंट कैरिंग लूप कैन बी कंसीडर एज अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड अलोंग इट्स एक्सिस, एक्सप्लेन। क्या कह रहा, जो हिंदी में पढ़ोगे बच्चों उनको समझ में नहीं आता होगा, साथ साथ में दिखा भी देता हूँ, समझा तो मैं देता ही हूँ ना क्वेश्चन, तो हिंदी में क्या जो मैं समझाऊंगा अलग हो जाएगा क्या, ठीक। तो करंट कैरिंग लूप, लूप है कोई करंट कैरिंग, उसको मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा क्यों माना जा सकता है, मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब होता है इसमें दो पोल दिखते हैं, लूप में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लूप गोल गोल घूमते, तो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था कि अगर लूप में हम करंट फ्लो करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसन होता है, ऐसा होता था कुछ ऐसा, बीच में स्ट्रेट लाइन, इधर से निकल, ये कैसा मतलब क्या, इसमें भी दो डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दूसरा भी आंसर पढ़ेंगे हम, एक हिंट दे रहा था मैं, बी की बात करें हम, ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम एंड करंट गिव इट डायरेक्शन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एम इज इक्वल टू आई है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करो, आपका अंगूठा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को दिखाता है। A current carrying coil is placed in external uniform magnetic field. The coil is free to turn. Coil क्या है, फ्री है घूमने के लिए इन द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल, तो कॉइल पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा। ऑब्टेन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप जो कॉइल है उसका ओरिएंटेशन निकालोगे इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में, सो दैट दिस ओरिएंटेशन ऑफ द
coil in stable equilibrium so that in this orientation the flux of the total field produces by loop external field plus external field through the coil is maximum। अभी कहानी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, पढ़ने में हालत खराब हो जाती है क्वेश्चन को पढ़ने में। तो एक सेकंड आप लीजिए, पढ़िए इसको, फिर हम इसका सोल्यूशन की बात करते हैं। पॉज करिए, पढ़िए। तो चलिए, हिंदी में जिसको पढ़ना है, कहानी चेंज नहीं होगी, हिंदी में सेम क्वेश्चन है, लिखा हिंदी में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे पहले उसने बोला था क्या, कि एक कॉइल है यार, ये तो सर्कल है, इसमें दो पोल तुम कैसे बना लोगे भाई। तो हमने पढ़ा है, अगर कहीं को भी करंट फ्लो करे, अगर मैं इसके दो लूप के अगर दो दिशाओं में जाऊं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है हमेशा। द टू फेसेस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक मैग्नेट, देयरफॉर इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड अलोंग इट एक्सिस। पता है क्वेश्चन में आपको आंसर में दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे रीजन तो नहीं लिखा, तो उसने रीजन पूछा भी कहाँ। एग्जाम में हम यही तो करते हैं। अ करंट कैरिंग लूप कैन बी कंसीडर्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड डाइप, एक्सप्लेन बोला उसने, क्यों क्यों डाइपोल। अरे जब वो डाइपोल की तरह व्यवहार करेगा तभी हम उसको डाइपोल मानते हैं। गिव रीजन नहीं पूछा था। हम एग्जाम में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है। एक्सप्लेन बोला तो सिंपल सी बात है, टू फेसेस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक टू पोल्स, उसके जो दो फेसेस है वो लूप की तरह बिहेव कर, डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए हम उसको मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कंसीडर करते हैं, बात खत्म। मैग्नेटिक मूवमेंट किसको कहते हैं हम जानते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब मेरे को एक चीज नहीं, देखो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे पता है, ठीक है, हमें एक चीज पता है कि ये चीज मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह करंट पे ही डिपेंड करेगी। हम किसी भी लूप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉइल की बात कर रहे हैं, तो आई के भी और सिंपल सा फॉर्मूला होता है एम आई ए मियाँ भाई। ठीक है, चलिए, ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, शुणु टुणु, घुमा लिया इसको। और वैसे भी एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर तो आप किसी भी, अगर कॉइल की बात करूं तो यहां से इधर को मान सकते हैं, बाहर से पीछे की ओर मान सकते हैं। करंट इधर को फ्लो, आगे को देख रहे हो तो करंट इधर को फ्लो कर रहा है, इधर को अगर ऐसे देख रहे हो तो पीछे को भी जा सकता है। आप एरिया वेक्टर पीछे को भी मान सकते हैं। आप राजा हैं, आप कुछ मर्जी करिए, आपकी मर्जी। ठीक है, डायरेक्शन आपको निकलना आता, उंगली घुमाई करंट के डायरेक्शन में, अंगूठे को घुसा दिया उसकी डायरेक्शन में। चलिए, सी हमारे पास था, सी हमारे पास क्वेश्चन बोला था, करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन रखा गया, कॉइल रखा गया। कॉइल का हमने एक डेरिवेशन किया था, एफ इज इक्वल टू आईबीएल साइन थीटा आईबीएल कॉस थीटा। ये क्वेश्चन किया था जिसमें ए बी के जो फोर्स थे, फेसेस का जो फोर्स था वो कट जा रहा था, और इधर वाला फोर्स क्या कर रहा था, उसको टॉर्क जनरेट कर रहा था। याद होगा थोड़ा सा, थोड़ा बहुत भी याद नहीं होगा तो आपके पास क्लास नोट्स पढ़े, जाइए उठाइए पढ़िए, मेहनत करिए, अपनी रातों को जगाइए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कीजिए। चलिए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल इज जीरो। क्यों ऐसा होता है, किसी भी लूप में जो नेट फोर्स, फोर्स जीरो होता है बट टॉर्क लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉइल इज फ्री टू टर्न इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल। हमने बोला जीरो। ऑब्टेन द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, ओरिएंटेशन हमें तब निकालना है जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब वो बेचारा कुछ करने की उसकी इच्छा ही नहीं रही। ठीक है, ओके। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम हम जानते हैं, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल ओ यू बी शुड बी मिनिमम, सो थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब बोलोगे सर ये कहा, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, जानते हैं हम। ठीक है, जानते हैं एम बी कॉस थीटा होता है, एम बी साइन थीटा होता है। इस चीज को बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, इस चीज को बताओ। एम बी कॉस थीटा, यहीं पे बच्चा पता पागल सा हो जाता है कि एम बी कॉस थीटा होता है। डॉट देख लो ना बेटा, यहाँ पे डॉट लिखा है तो डॉट का मतलब क्या होता है, एम बी कॉस थीटा का मतलब ही है, क्रॉस तो लिखा भी नहीं है। अब मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा, क्या होता है, क्या है, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ होता ही नहीं, जब डॉट लिखा है। एम बी कॉस थीटा, थीटा जैसे ही जीरो होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में मिनिमम होता है। ठीक है, तो थीटा हमारे पास जीरो होना चाहिए। देयरफॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द टोटल फील्ड कितना होता है, बी कॉइल बी एक्सटर्नल विच इज मैक्सिमम वैल्यू, विच इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। बेसिकली इस चीज की बात हम बहुत कम करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड पे जो हम इसकी बात करते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किस किस की वजह से होता है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से और खुद की वजह से, कॉइल की वजह से, विच इज
इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और ये क्या होती है, एक्सटर्नल प्लस खुद का वैल्यू, और ये मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है। ठीक है, पूरी कहानी थी, अजीब सी कहानी लगी होगी आपको लास्ट क्वेश्चन की थी, थोड़ा सा पढ़ोगे ना समझ में आएगा, ये चीजें हम सारी कंसिडर कर चुके हैं। थोड़ा सा लगेगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पे एक बार बता दूं, लास्ट पार्ट पूछा था, ऑब्टेन द ओरिएंटेशन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, थीटा जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज, सो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड प्लस फील्ड प्रोड्यूस बाय द लूप की बात कर रहा है, प्लस एक्सटर्नल फील्ड थ्रू द कॉइल इज मैक्सिमम। अब जब थीटा जीरो हो गया तो सीधी सी बात है, एक्सटर्नल फील्ड और इसके बीच से सीधी सी बात है, फ्लक्स गुजरने वाला जो भी होगा, आपको पता है थीटा हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे ना बेटा, तो ही तो फ्लक्स कम होता है। थीटा जब जीरो रखते हो तो मैक्सिमम फ्लक्स गुजरता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। लेक्चर 5वीं में आपके साथ मिलते हैं। छोटा सा चैप्टर 102 नंबर का पूछा जाता है, उसको कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर, दो अच्छे अच्छे चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की ओर बढ़ जाएगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।